नमस्कार। तो बिना देर किए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं। ये सोर्स इस बात की गहराई में जाता है कि कैसे आजकल के आधुनिक डिजिटल कैंपेन्स हमारे भारतीय इतिहास की एक बिल्कुल नई कहानी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इस सोर्स के मुताबिक इन तथ्यों को निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे विक्टिमहुड नैरेटिव और इस डबल थिंक पैराडॉक्स से। उसके बाद शिवाजी महाराज, औरंगजेब और अकबर के कुछ हैरान करने वाले ऐतिहासिक केस स्टडीज को देखेंगे और आखिर में इस मिस इन्फॉर्मेशन बैटल को समझेंगे। तो पहला हिस्सा है द विक्टिमहुड नैरेटिव, यानी हजारों साल की गुलामी का दावा। सोर्स यहां ध्यान दिलाता है कि कैसे आज के दौर में राजनेता अक्सर औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक नामों को एक चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मकसद समाज में एक ऐतिहासिक उत्पीड़न यानी विक्टिमहुड का भाव पैदा करना। एक बड़ा ही अजीब पर सच्चा किस्सा सोर्स ने शेयर किया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी ने रोमिला थापर जैसे जाने माने इतिहासकारों को सीधे देश छोड़ने को कह दिया। मतलब सोचिए, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू कभी उत्पीड़ित या गुलाम नहीं थे। ये दिखाता है कि कैसे उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जो इतिहास को सिर्फ गुलामी वाले चश्मे से नहीं देखते। अब यहां से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द डबल थिंक पैराडॉक्स। आखिर ऐसा कैसे होता है कि लोग दो बिल्कुल ही विरोधाभासी, बिल्कुल ऑपोजिट बातों पर एक ही वक्त में यकीन कर लेते हैं? आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की एक बहुत ही मशहूर किताब है 1984। उसमें कॉन्सेप्ट है डबल थिंक। इसका सीधा सा मतलब है दो ऐसी बातों को एक ही वक्त पर सच मानना जो एक दूसरे को पूरी तरह काटती हों। सोर्स ने इसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आज के मिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स को समझने के लिए किया है, जिन्हें सोर्स व्हाट्सएप माफिया का नाम देता है। अब इस विरोधाभास की आयरनी तो देखिए। सोर्स बताता है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि ऐतिहासिक रूप से लोग पूरी तरह से गुलाम और उत्पीड़ित थे, पर ठीक उसी वक्त, एकदम उसी वक्त, ये भी दावा किया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान शासक बिल्कुल आज़ाद और कभी न हारने वाले सम्राट थे। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है ना, कि एक ही समय में उत्पीड़न और अपराजय शूरवीरता दोनों को बिना सवाल किए सच मान लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, शिवाजी सेक्युलर रेन। ये सोर्स की पहली ऐतिहासिक केस स्टडी है जो इस आधुनिक हिंदू बनाम मुस्लिम के आसान से नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है। जरा 1669 के शिवाजी महाराज के इस आदेश को देखिए। उन्होंने कहा था कि श्रीमंत महाराज ने आदेश दिया है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है और किसी को भी इसमें बाधा डालने की इजाजत नहीं है। सोर्स जोर देकर कहता है कि शिवाजी महाराज कड़ी रणनीति के तहत मस्जिदों की सुरक्षा करते थे और युद्ध में बंदी बनाई गई मुस्लिम महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ वापस भेजते थे। ये सच आज की उग्र बयानबाजी के बिल्कुल ही उलट है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में रोचक है वो ये है कि सोर्स ने यहाँ कुछ ऐसे हैरान करने वाले प्रमाण पेश किए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ध्यान दीजिए, हिंदू शासक शिवाजी महाराज के इन्फेंट्री चीफ एक मुस्लिम थे, नूर खान बेग, और दूसरी तरफ उनके दुश्मन अफजल खान जो एक मुस्लिम शासक थे, उनके मुख्य सलाहकार एक हिंदू ब्राह्मण थे, कृष्णामूर्ति भास्कर कुलकर्णी। ये क्रॉस रिलीजियस गठबंधन आज के डिजिटल कैंपेन्स में दिखाए जाने वाले इस साफ विभाजन को पूरी तरह नकार देते हैं। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ औरंगजेब। सोर्स यहां खुले तौर पर आगाह करता है कि इतिहास के दस्तावेज और सच्चाई आज के पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट से कहीं कहीं ज्यादा जटिल हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या औरंगजेब सच में पूरी तरह से एक सांप्रदायिक शासक ही था? ये सवाल दरअसल उस मुगल सम्राट के उन विरोधाभासी कदमों को सामने लाने के लिए है जिसके ठोस सबूत सोर्स ने अपने इस विश्लेषण में दिए हैं। इस तुलना को देखकर सच्चाई के दो बिल्कुल अलग पहलू सामने आते हैं। सोर्स निष्पक्ष रूप से ऐतिहासिक दस्तावेज रखता है कि हाँ, एक तरफ औरंगजेब ने मथुरा और वाराणसी में मंदिर तोड़वाए थे, लेकिन ठीक उसी वक्त उसी सम्राट ने बनारस में पवित्र ब्राह्मणों के घर बनाने और माउंट आबू में जैन तीर्थ स्थलों के विकास के लिए टैक्स फ्री जमीन और धन भी आवंटित किया था। मतलब इतिहास का यह पन्ना वाकई विरोधाभास से भरा पड़ा है। और ये आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सोर्स के मुताबिक औरंगजेब के शासनकाल में मुगल प्रशासन के उच्च पदों पर हिंदुओं की भागीदारी में दरअसल 50% की वृद्धि हुई थी। इलीट नोबिलिटी में 31.6% हिस्सा हिंदुओं का था, जिसमें 96 मराठा मनसबदार भी शामिल थे। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना।
यहाँ पर सोर्स ने अपना एक बिल्कुल सीधा और आलोचनात्मक विश्लेषण जोड़ा है। सोर्स ने दरअसल औरंगजेब की चतुर राजनीतिक रणनीति और आधुनिक दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली के बीच एक तुलना की है। सोर्स इस बात पर रोशनी डालता है कि दोनों का जन्म गुजरात में हुआ, दोनों ने ही खुद को फकीर यानी सादागी से जीने वाला दर्शाया है और दोनों ही अपनी राजनीतिक ज़रूरत के हिसाब से सेक्युलर और कम्युनल रेटोरिक का बदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, यह पूरी तरह से सोर्स की अपनी तुलनात्मक दृष्टि है जिसे हम यहाँ केवल प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने 5वें हिस्से की ओर, अकबर एंड सिंक्रेटिक कल्चर। सोर्स अकबर के शासन की चर्चा करते हुए इस आम भ्रम को तोड़ने की कोशिश करता है कि इतिहास में हमेशा सिर्फ धर्मों के बीच युद्ध ही होता रहा। ये अंक 4 आखिर किस बात का प्रतीक है, चलिए बताते हैं। सोर्स बताता है कि अकबर के ज्ञान के जो मशहूर 9 रत्न थे यानी नवरत्न, उनमें से 4 रत्न हिंदू थे। यह उनकी सुलहे कुल यानी सभी के लिए शांति की नीति का एक बेहद शानदार उदाहरण है। अब जरा इस क्रमिक विकास के सफर को समझिए। सोर्स दिखाता है कि कैसे सबसे पहले मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। फिर बाद में इन्हीं अनुवादों को फ्रेंच और लैटिन भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और इस तरह हमारा भारतीय दर्शन दुनिया भर के महान विचारकों जैसे रैल्फ वॉल्डो एमरसन तक जा पहुंचा। ये पूरा सफर यह साबित करता है कि कैसे हिंदू ग्रंथों के प्रति इन शासकों की रुचि ने भारतीय ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने का एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, द मिसइंफॉर्मेशन बैटल। इस सेक्शन में हम सोर्स के अंतिम तर्कों को देखेंगे जो भारतीय इतिहास की असलियत और आज के दौर में मीडिया लिटरेसी की अहमियत पर जोर देते हैं। यहाँ पर इस मूल विचार को समझाया गया है जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। सोर्स इस कॉन्सेप्ट के जरिए ये समझाता है कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ऐतिहासिक रूप से हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध और एक साझी संस्कृति रही है। आम लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते थे, अपनी कलाओं को साझा करते थे, जो कि आज के इस आधुनिक दौर के विभाजनकारी प्रोपेगेंडा के बिल्कुल पूरी तरह से विपरीत है। तो सबसे अहम बात यह है कि 1893 के अपने शानदार चिकागो भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने पर गर्व है जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। सोर्सेस कोड के जरिए यह जबरदस्त तर्क देता है कि ये जो मॉडर्न विक्टिमहुड का नैरेटिव चल रहा है ना, ये दरअसल आत्मविश्वासी और महान ऐतिहासिक हिंदू शख्सियतों के प्रति बहुत बड़ा असम्मान दर्शाता है। तो इस विश्लेषण के आखिर में सोर्स एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे ऐतिहासिक उत्पीड़न के इस नैरेटिव को सच मान लिया जाएगा, या फिर इस मिलीजुली संस्कृति वाले हमारे जटिल इतिहास को एक आलोचनात्मक दृष्टि से परखने का प्रयास किया जाएगा? फैसला हम सबको करना है। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस पूरे विषय को एक नए और बेहतर नजरिए से समझने में जरूर मदद की होगी।